गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, सुन पा रहे हैं सब लोग? यस सर। ठीक है जी। तो हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था शायद मैंने ना, प्रोजेक्टाइल वाला यस सर। ट्राई किया था वो? यस सर, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलो देखते हैं। देखो, जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं ना तो उसके पास दो वेलोसिटी होती हैं, एक एक्स और एक वाई। ये मानते हो सब लोग, है ना? अब जब ये यहाँ जाके टकराएगा तो इसके पास ये वाई तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एक्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब कोलिजन से सिर्फ कौन सा वाला कंपोनेंट अफेक्ट होता है ये बता दो। कोलिजन होने पे कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अफेक्ट होता है? लॉन्ग द नॉर्मल वाला। और इसमें अलोंग द नॉर्मल कौन सा है? वाई। वाई वाला है, बिल्कुल सही है ना? तो अब देखो होगा क्या, यू एक्स जो है वो तो उतना ही रहेगा कोलिजन के बाद। ये जो यू वाई है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये टकराने के बाद ई टाइम्स यू वाई हो जाएगा। इसको अप्रिशिएट कर सकते हो, ई टाइम्स क्यों हो गया है? क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है, ई दिया हुआ है हमें ना। इस बात को समझ लो। ये सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था वो टी था, है ना? इसको हम फर्स्ट कह देते हैं। तो जो सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट होगा हमारा वो ई टी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद करो, हमारे पास कितना होता था, ट्वाइस ऑफ यू वाई ओवर जी। तो इस बार जब हम लिखेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ ई यू वाई ओवर जी आएगा कि नहीं आएगा? यस। क्या कहते हो, सही है ना? थर्ड में गेस कर सकते हो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? थर्ड टाइम क्या हो जाएगा ये फिर से एक बार जाके हाँ बोलो। सर ई स्क्वायर हो जाएगा। ई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ई क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। एक बार ये क्लियर कर लो कि हाँ ये बात सबको समझ में आ गई है। समझ गए? तो ये तो बात होगी टाइम ऑफ फ्लाइट की। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का कोई फॉर्मूला बता सकते हो अगर किसी को गलती से याद रह गया हो? यू साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। 2g। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मैक्सिमम हाइट आएगी वो तो h आएगी। अब यहाँ पे क्योंकि यू वाई का स्क्वायर हो रहा है तो जो सेकेंड टाइम आएगा हमारे पास वो ई स्क्वायर एच हो जाएगा कि नहीं? देखो, यू वाई को ई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा ई का। यस सर। अच्छा, थर्ड टाइम क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ई का पावर 4 हो जाएगा, फिर ई का पावर 6 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा ये। समझ आ रहे हो? फिर बात हो गई रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई ओवर जी होता था। तो यू एक्स तो बदला ही नहीं, यू वाई ई टाइम्स हो गया है। तो फर्स्ट टाइम हमारी रेंज जो है वो आई है आर, सेकेंड टाइम जो रेंज आएगी वो आएगी ई आर, सिर्फ इसी में एक ई का फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है। थर्ड जो आएगी वो हो जाएगी ई स्क्वायर आर, फोर्थ जो आएगी वो ई क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ना। ठीक है, कर सकते हैं? यस। एकदम क्लियर है? बिल्कुल।
तो इसको देख लेना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर हम एक पार्टिकल को किसी h हाइट से ड्रॉप कर दें, सीधा यहाँ से ड्रॉप कर दें, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड इज e, तो यहाँ पे भी ये लॉजिक लगा सकते हैं कि पहली बार अगर ये h गिरेगा तो दूसरी बार कितना ऊपर तक जाएगा। इसी लॉजिक से बता सकते हो जो अभी डिस्कस किया हमने। अगर ये फर्स्ट टाइम h से गिरा है तो नेक्स्ट ट्रिप में कितना हाइट कवर करेगा। यहाँ क्या लिखूं? So EH, यहाँ पे देखो बेटा क्या था, E square H. तो सर यहाँ लेकिन हाँ हाँ, हाँ बट यहाँ पे तो फ्री फॉलिंग था ना, तो इसलिए मुझे लगा। अच्छा फ्री फॉलिंग से क्या दिक्कत हुई? अच्छा ठीक है सर, समझो समझ ना, आया। देखो जब ये यहाँ से टकराएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी u √2gh हो जाती है, मानते हो? यस सर। तो जब टकरा के वापस जाएगा, मतलब यहाँ से टकरा रहा है ये √2gh से, जब यहाँ से वापस जाएगा तो ये जाएगा e टाइम्स √2gh से। तो जो नई हाइट आएगी वो वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g होती है, तो यहाँ e² आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर। फिर एक बार और जाएगा तो फिर e का पावर 4h हो जाएगा, है ना? ऐसे चलता जाएगा आगे ये भी। तो एक बार इसको अच्छे से बैठ के देख लेना तो समझ जाओगे। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन पॉइंट ये है कि उसमें सोचना पड़ता है ना? सोचने की आदत डालोगे तो सीख जाओगे। ये क्वेश्चन लिख कर रख लो, है ना? मुझे लगेगा कि थोड़ा बहुत सोच पा रहे हो तो इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया ग्राउंड से, एट द हाईएस्ट पॉइंट वो एक वॉल से टकराता है, यानी हाईएस्ट पॉइंट जहाँ है वहाँ पे एक वॉल है। उसके बाद वो ऐसे गिरता है और फिर टकरा के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। अब कहा ही गया है कि जितने भी कोलिजन हुए, कितने कोलिजन हुए पहले तो इसमें ये बताओ, इस पूरे प्रोसेस में कोलिजन कितने? 3। हाँ, मतलब अगर इस वाले को काउंट ना करें तो 2, एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ, और फिर तो यहाँ पहुंच ही गया है ना हाँ दो। सर, ओके। तो उन दोनों केस में यहाँ भी ई दिया हुआ है, यहाँ भी ई दिया हुआ है, यानी यहाँ के कोलिजन में भी ग्राउंड और पार्टिकल के बीच में ई है, और यहाँ कोलिजन में भी वॉल और पार्टिकल के बीच में ई है। ध्यान रखना ये हाईएस्ट पॉइंट पर टकराया, टकराते हुए इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन सीधा ऐसे होगा, ऐसे। तो आपको बताना है कि ऐसा होने के लिए ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसको नोट कर लो ना, इसको ट्राई भी कर लेना। अगर थोड़ा बहुत भी सोच लोगे तो मुझे बताने में ठीक लगेगा। तो अभी के लिए नोट करके रख लो। ऐसे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस, ना चाहो तो उनको डिस्कस कभी कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? नोट कर लिया क्वेश्चन ये? यस सर, कर लिया। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने थे मुझे आपके साथ। तो ये कुछ रीसेंट और कुछ पुराने जेई के क्वेश्चंस हैं। ये दिखाई दे रहा है, इम्पल्स, एक्सप्लोजन एंड कोलिजन लिखा हुआ दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो ये 2019 में क्वेश्चन आया था एक,
a man of mass 50 kg and his son of mass 20 kg are standing on a frictionless surface facing each other. The man pushes his son so that he starts moving at a speed of 0.7 meter per second with respect to the man. ये ध्यान रखना, with respect to the man है ना. The speed of man with respect to the surface is how much? एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से. और ये सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन है, ये बात समझ में आनी चाहिए सबको. और इसमें मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी ये बताना है. ऐसे क्वेश्चन हमने मोमेंटम कंजर्वेशन में बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए भी कहा था, तो यहाँ भी ध्यान रखना है. एक बार ट्राई करो इसको. कोई डाउट है क्वेश्चन में तो वो पूछ भी लो. सॉल्व कर रहे हैं क्या? यस सर। मैन का मास है 50 kg, सन का मास है 20 kg. मैन ने सन को धक्का दिया तो मैन इधर जाएगा, ये बात सबको समझ में आ रही है? कुछ बोलो. हाँ ना? यस सर, यस सर. यस सर। अच्छा, सन की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू मैन 0.7 दी हुई है. क्या उसकी एक्चुअल स्पीड भी 0.7 है? नो सर। नहीं. कितनी है, क्या लिखूं? मैन की स्पीड को मान लेते हैं v है ना? तो सन की स्पीड, एक्चुअल स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखूं? 0.7 प्लस v. 0.7 माइनस v है. बस यही चीज एक बार सीख लो है ना, तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना v यहाँ पर एक नंबर है, अपने आप में कोई प्लस माइनस नहीं है वो, है ना, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया है. तो पीछे जाते हुए आदमी को लग रहा है कि जो बेटा है उसकी स्पीड 0.7 है. पीछे जाते हुए आदमी को ऐसा लग रहा है, तो बेटे की स्पीड एक्चुअली ज़्यादा होगी या कम होगी? कम। कम होगी ना. पीछे जाते हुए तो एनीवेज वो तेज चलता हुआ लगेगा, इसलिए माइनस है. ये बात समझ पा रहे हो? तो बस अभी हम मोमेंटम कंजर्वेशन करना है. तो आपने लिखा 50 इंटू वी, इतना मोमेंटम लेकर ये इधर गया, इक्वल टू 20 इंटू 0.7 माइनस वी. 0.7 माइनस वी, ये बात समझ रहे हो? तो देखो ये 20 वी उधर आ जाएगा, तो 70 वी इक्वल टू 20 इंटू 0.7. तो वी कितना हो गया देखो, 2/7 इंटू 0.7 है ना. तो कितना आ जाएगा ये? 0.1, 0.2 मीटर पर सेकेंड. एक बार देख लो इसको, इसमें कोई डाउट है अपने तो क्लियर कर लो कि भाई ये वाली बात मुझे नहीं समझ में आई, है ना, तो डिस्कस कर सकते हैं हम.
समझ गए? ठीक है, तो यहाँ देखो आंसर में 0.2 दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, देखो इससे तो सिंपल क्या देगा कोई। हाँ बोलो। अब समझो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखना, इसमें लिखा हुआ है दो पार्टिकल है, मास m और 2m, मूविंग एज शोन विद स्पीड 10 एंड 5। एक 10 से आ रहा है ऐसे और एक 5 से आ रहा है ऐसे। ये ओरिजिन पे इलास्टिकली कोलाइड करते हैं और आफ्टर द कोलिजन ये ऐसे ऐसे चले जाते हैं, ये ऐसे चला गया, वो वैसे चला गया। तो आपको बताना है v1 v2 नियरली कितने होंगे, है ना, मतलब अप्रॉक्सीमेट भी सही बता दोगे तो चल जाएगा। एक बार ये फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लो सब लोग, एंगल्स का ध्यान रखना, कौन कहाँ गया ये देख लेना। देखो m जो है वो टकराने के बाद नीचे गया है और 2m ऊपर गया है। ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये आया है ऐसे, ये वाला एंगल 30 दिया हुआ है, ये आया है ऐसे, ये वाला एंगल 45 दिया हुआ है, ये 1 है, ये 2m है। m और 2m की जगह इसको 1 और 2 का मास कह दे रहा हूँ। उसके बाद 2 वाला जो है वो ऐसे गया है, ये वाला एंगल शायद 30 दिया हुआ है ना पहले इसमें भी, यस सर। ये वाला 45 दिया हुआ है अभी भी। इस बार 2 इधर गया, 1 इधर गया, ये v1 से गया है, ये v2 से गया है ना, ये 10 से आया था शायद और ये 5 से था, ये भी सही है। हाँ सर। अच्छा अब यहाँ पे समझो, देखो ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है, तो इसमें जितना हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पहले कितना था लिखवा सकते हो मुझे? सिस्टम का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पहले कितना था, बोलो। फर्स्ट वाले मास का 5 होगा। फर्स्ट इसका 5 कैसे उठा? और नहीं, हाँ 5√3 होगा। हाँ 5√3, और इसका कितना होगा? इसका ये 5√2 होगा, एक बार चेक कर लेना। देखो ना 10 हो गया, ये 10 और फिर cos 45 है ना। सर माइनस नहीं होगा क्यों बेटा? सर? बिकॉज अच्छा हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल। देखो इस वेक्टर का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ है, इस वेक्टर का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ है, दोनों राइट की तरफ ही है ना। हाँ सर ठीक है। ठीक है, अब टकराने के बाद कितना हो गया? देखो 2v1 cos 30, तो v1√3 तो यहाँ आ गया, v1√3, और v2 बाय √2, 1 इंटू v2 बाय √2, ये यहाँ आ गया। इसको समझ लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना कि क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मोमेंटम को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ब्रेक करना आपको आता होगा। फिर वर्टिकल में भी ये बात कर रहे थे, वर्टिकल में मोमेंटम देखो कितना है, इसका वर्टिकल मोमेंटम है 10
बाय रूट टू, यानी 5√2, और यहाँ माइनस करके लिखना पड़ेगा, ये नीचे की तरफ है ना, तो ये कितना हो गया 5√2 माइनस 5 वर्टिकल में, और वर्टिकल में टकराने के बाद इसका कितना है, तो ये है 2v1 इंटू साइन 30, तो सिर्फ v1 आ जाएगा, माइनस v2 का कितना है, तो v2 बाय रूट टू। ये बात समझ सकते हो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, v1 1 प्लस रूट थ्री, ये आ जाएगा। सर ये एक बार और बता दो, ये v1 माइनस v2 अपॉन में रूट टू वाला। अच्छा, ये वर्टिकल मोमेंटम लिखा है मैंने, जो पहला वाला था v1। है ना, नहीं ये वही इधर गया ना v1, यस सर। v1 का मोमेंटम कितना है 2v1, यस सर। 2v1 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना लिखेंगे, ये वाला कंपोनेंट, एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ क्या लिखूँ, 2v1 साइन 30 लिखूंगा ना, यस सर। तो 2v1 साइन 30 v1 हो जाएगा। ओके सर। ऐसे ही v2 का मोमेंटम है 1 इंटू वी टू, यस 1 सर। इंटू वी टू, अब ये V2। 1 इंटू वी टू जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ 1 इंटू वी टू साइन 45 नीचे की तरफ, तो v2 बाय रूट टू नीचे की तरफ, इसलिए माइनस। ओके सर। हाँ एनीवे, अब मैंने इनको दोनों को जोड़ा तो ये आया, और यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 5√2 दो बार आ जाएगा, तो 5√3 प्लस 10√2, 5√2 प्लस 5√2 माइनस 5, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब यही बस मेहनत करनी है आपको कि इसको, ये तो 1 प्लस रूट थ्री तो हो गया आपका 2.73 इंटू वी1 हो गया, 2.73 इंटू वी1, और यहाँ कितना हो गया 5√3 प्लस 10√2 माइनस 5, तो 5√3 हो गया 5 इंटू 1.73, 10√2 कितना हो गया, रूट होता है 1.414, तो 14.1 माइनस 5। अच्छा, इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 1.7 मान लो, तो 17 टाइम्स 5 कितना होता है 85, 8.5 ये हो जाएगा, प्लस 14.1 ये हो जाएगा, माइनस तो 5। हम लोगों ने अलोंग द नॉर्मल, हम लोगों ने वेलोसिटी को रिवर्स नहीं किया ना इस बार? कैसे? नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम हम लोगों ने अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटीज को रिवर्स नहीं बेटा, किया यहाँ था तो दो लास्ट पार्टिकल टाइम। टकरा रहे हैं, वो तो पार्टिकल जमीन से टकराता है जब करते हैं ना, हाँ सर, राइट। यहाँ तो दो पार्टिकल हैं जो आपस में टकरा रहे हैं ना, है ना, यहाँ तो वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। यस सर। ठीक है, anyway, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 14 प्लस 8 कितना हुआ 22, और 22.6 में से 5 कम कर देंगे, 22.6 में से 5 तो 17.6 आ जाएगा करीब करीब, है ना। 17.6 को डिवाइड करेंगे 2.73 से, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, जैसे मान लो कि ये 18 है, ये 3 है, तो 6 से थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, है ना, v1 की वैल्यू जो आएगी 6 से थोड़ा बड़ा नंबर आएगी। एक बार 6.44 होगा। हाँ, मतलब 6 से थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तो वहाँ अप्रॉक्सीमेट आंसर ही देखना है ना। तो अब हमारे पास जो उसने दिया है ऊपर v1 दिया है ना, v1 ऊपर वाला लिया था हमने, नीचे वाले को लिया है, जो हमने सॉल्व किया उसमें देखो यहाँ v1 ऊपर लिखा है, v2 नीचे लिखा है, हमने सॉल्यूशन में v1 किसको लिया है, अच्छा हाँ v1 ऊपर वाले को लिया है हमने, तो v1 की वैल्यू हुई 6.3 के आसपास होनी चाहिए ना। अब प्रॉब्लम ये है 6.3 वाले दो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका v2 आएगा वो 6.3 से तो कम ही होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं हो सकता वैसे भी वो, या होगा ज़्यादा,
V2 की दो इक्वेशन आई ना हमारे पास। हाँ, तो ये हो गया 6.3 और ये हो गया 5√2। 5√2 मतलब हो गया 1.4 का 5 टाइम्स 7 हो गया। सर हम 7 लोग 6.5 नहीं लेंगे, क्या? हम लोग B1 को 6.5 नहीं लेंगे। 6.5? हाँ सर, सिंस वो 6.5 ऑप्शन 6.44 में आ है रहा है वहाँ ना। पे? नहीं, हाँ एक सर, पूरा ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड डी, सॉरी। V1 हमारा जो है ना, अच्छा हाँ, ए में 6.5 है। हाँ, ये दो ए ऑप्शन एंड है। डी में। हाँ, हमें यस तो सर। V1 जो चाहिए वो चाहिए ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये हुआ 6.5 है ना। V2 निकाल रहे हैं अब हम ना। V2 ले आते हैं, एक मिनट को। इसको 6.5 लिखते हैं यहाँ पे, ये 6.5 है। ये लगभग लगभग 2 हो गया ये वाला पार्ट। तो ये जब उधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा V2/√2 इक्वल टू 4.5। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4.5 इंटू 1.4। हाँ, तो ये हो गया 4.5 पे करीब 40% और ऐड कर दें उसमें, तो 4.5 का 40% कितना हुआ? 1.6 करीब हो गया। तो ये भी 6 से ऊपर का नंबर आ जाएगा, है ना। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है उसमें जिसमें दोनों आंसर 6 हैं? 6.5 एंड 6.3। तो ऑप्शन डी होना चाहिए उस हिसाब से हमारा आंसर। हाँ 6.5 सर। ना, चेक कर लें एक बार, इसको चेक कर लेते हैं। ये है टॉपिक 3 का क्वेश्चन 2। टॉपिक 3 क्वेश्चन 2 यही आ रहा है, देखो ये वाला सेकंड का डी आ रहा है। सही है? यस सर। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की क्वालिटी समझ में आ गई कि जेई में क्वेश्चन जो है वो किस तरह, मेन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एडवांस में तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने की ज़रूरत है। टॉपिक कौन सा था? टॉपिक 3। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है सबको? A particle of mass m is moving with speed 2v and collides with a mass 2m moving with speed v in the same direction। बहुत ध्यान से समझना। देखो एक पार्टिकल है m मास का, 2v स्पीड से चल रहा है और ये 2m मास के पार्टिकल को जो सेम डायरेक्शन में v स्पीड से चल रहा है जाके टकराता है। After the collision, the first mass is stopped completely, while the second one splits into two particles, each of mass m, which move at an angle 45 degree with respect to the original direction। तो वो जो दो पार्टिकल बने हैं उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी ईच, वो आपको बताना है। एक बार पढ़ लो इसको अच्छे से, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये कोलिजन कैसा लग रहा है आपको? इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? इलास्टिक। देखो इलास्टिक दिया तो नहीं है बेटा इसमें, है ना, तो उसमें अज्यूम नहीं करेंगे। बस यही बात का ध्यान रखना है, जब कुछ नहीं लिखा हो तो अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना है कि कोलिजन इलास्टिक है। आपको मोमेंटम कंजर्वेशन पे सॉल्व करना है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन हर जगह वैलिड होता है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे नहीं हो, है ना। यस सर। बस तो ये करके कर लेंगे। एक बार नोट कर लो सारा डेटा इसमें। नोट कर लिया सबने? देखो यहाँ पे जो पहला वाला पार्टिकल उसका मास कितना दिया हुआ था? 2m था, m था? एम था। ये m है और ये 2v से चल रहा है। दूसरा वाला 2m है जो v से चल रहा है। यही सिचुएशन है।
Yes, sir. अच्छा, टकराने के बाद ये पहला वाला तो रुक गया है ना, और जो दूसरा वाला है इसके दो हिस्से हो गए, एम और एम, और वो 45 डिग्री टू ईच अदर बनाते हुए चले गए। ये बात समझ में आ रही है? कुछ बोलो। So 45 मतलब 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बनाते हुए, विद द ओरिजिनल डायरेक्शन बनाते हुए गए ना। देखो वहाँ लिखा हुआ है कि 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन में चले गए। ओरिजिनल डायरेक्शन से 45 बनाते हुए दोनों चले गए। हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात देखना, देखो कि इन दोनों की स्पीड सेम होना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि इन दोनों की स्पीड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, भाई इनका मोमेंटम भी एम वी है, मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में कैंसिल आउट होने ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियली देयर वाज नो मोमेंटम इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इनकी स्पीड भी सेम होनी चाहिए, हालांकि वो दी भी हुई है, लेकिन इसको वी डैश लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, वी डैश। अच्छा, तो इधर वाले कंपोनेंट कितने हुए, देखो एम वी डैश बाय रूट टू, एम वी डैश बाय रूट टू, तो 2 इंटू एम वी डैश बाय रूट टू, ये हमारा नेट हॉरिजॉन्टल मोमेंटम हुआ। देख लो एक बार, कुछ बोलो हाँ ना। अच्छा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? 4 MV। 4 एम वी है ना, तो यहाँ 4 एम वी लिख देते हैं हम, है ना। एम से एम काट देंगे, 2 से 4, तो वी डैश की वैल्यू 2 रूट टू वी हो जाएगी। एक बार देख लो, सही है। सर हम लोगों ने वेलोसिटी सेम ये दोनों लिया वेलोसिटी, क्यों है उसमें? हाँ देखो, अगर आप वेलोसिटी मान लो v1 v2 ले लेते हो, तो वर्टिकल आपको मोमेंटम बैलेंस करने पड़ेंगे, यस और नो। यस सर। क्योंकि वर्टिकल मोमेंटम तो इनिशियली था ही नहीं, तो टोटल मिला के अभी भी जीरो होना चाहिए। तो जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप, मान लो इसको v1 लिखते हैं से v2, तो आप लिखते हैं एम v1 साइन 45 इक्वल टू एम v2 साइन 45, यही लिखते हैं बराबर करने के लिए। हाँ सर, ठीक है, तो वह v1 समझ v2 आ वैसे गया। ही सेम आ जाएंगे ना। हाँ सर, गॉट इट। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। देखो ये आपका 2019 का था क्वेश्चन, ये 2 रूट टू वी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लो सब लोग। A body of mass 2 kg makes an elastic collision with a second body at rest and continues to move in the original direction but with 1/4 of its original speed. What is the mass of the second body? What is the mass of the second body? Second body का mass कितना है? ध्यान से पढ़ना, सेकेंड बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी। सर आंसर 1.2 है क्या? चेक कर लेते हैं। फोर्थ का पी कह रहे हो आप ना?
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी लोगों की क्या स्थिति है? बाकी लोग भाई क्या कर रहे हो? किसी और ने सॉल्व किया इसको? अच्छा, अब ये है, अब अपना मेथड देख लेना। देखो आपका आंसर ठीक आया है, एक बार मेथड देख लेना। इसने कहा कि वो पहले वाले का मास कितना है? 2 kg। यही है, 2 kg है। हाँ सर। अब 2 kg वाला v स्पीड से जाके दूसरे वाले से टकराता है, और टकराने के बाद इसकी स्पीड v/4 हो जाती है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी v होनी चाहिए। बोलो हाँ ना। यस सर। तो टकराने के बाद ये कितनी स्पीड से जाएगा, यहाँ बोल दो, क्या लिखूं? 5/4। 5v/4। वेरी गुड, बिल्कुल सही है ना। तो बस अब मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, इसके मास को x लिख देते हैं। तो हमने कहा देखो 2v इनिशियल था इक्वल टू 2v/4 प्लस x इंटू 5v/4। ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये v/2 हो गया, उधर माइनस कर देंगे, तो 2v माइनस v/2 3v/2 हो जाएगा, इक्वल टू x इंटू 5v/4 हो जाएगा। v से v तो काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5, 1.2 kg। ऐसे ही किया या कुछ और किया था? हाँ सर, सेम किया है। बस तो ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचना, देखो कि प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो आपका तरीका है वो एग्ज़ाम में क्यों सही होना ज़रूरी है। कि मान लो ये क्वेश्चन हमारे टाइम एग्ज़ाम में आया है और हमने इसको देखा, पढ़ा, तो एक बार हमें समझ में आना चाहिए पढ़ के कि इसको करने के लिए किस मेथड से जाना ठीक रहेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन दी हुई है कितनी है, तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला मेथड लेना ठीक रहेगा। कुछ और करेंगे तो अननेसेसरी इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। यस सर। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। मुझे लग रहा है 5 कर लोगे, एक बार 6 पे आ जाओ। An alpha particle of mass m suffers one-dimensional elastic collision with a nucleus at rest of unknown mass. It is scattered directly backwards, losing 64% of its initial kinetic energy. 64% एनर्जी उसने लूज कर दी। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है ये बताना है। वही सेम क्वेश्चन है कि अप्रोच क्या लें क्वेश्चन की, कि जल्दी सॉल्व हो जाए और सही सॉल्व हो जाए।
कोई भी। तो कोई मेरा नहीं। 9/7 आ रहा है। 9/7। हाँ सर, आई थिंक रॉन्ग है। कोई बात नहीं, कैसे किया ये बताओ, मैं गलती बता दूंगा। सर मैंने आफ्टर उन अल्फा लोगों ने कोलाइड किया तो मैंने पार्टिकल का मास कितना होता है? मैंने मैंने मास तो एम ही लिया। अच्छा, m दिया हुआ है वहाँ, m की टर्म से बताना। ठीक है, तो हाँ ये सर। m हुआ। ठीक है, ये गया v स्पीड से, आया कितनी स्पीड से बता सकते हो? हाँ सर, 8 भी होगा। क्या बात कर रहे हो? 0.6 v नहीं होना चाहिए। सोच लो, एक बार सोच लो। ये क्लियर कर लो कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये v से गया, 0.6 से कैसे वापस आया? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी। अच्छा, कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी उसने, ये बताओ। कितनी काइनेटिक? 64% लूज कर दी। तो अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो बची है वो k की जगह 0.36 k बची है, ये मानते हो? कुछ तो बोलो। हाँ सर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होती है, ये मानते हो? यस सर। तो अब मेरे पास जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करने पे 0.36 आता है। तो वेलोसिटी जो पहले v थी अब 0.6 v नहीं होनी चाहिए, ताकि यस जब मैं सर। स्क्वायर करूंगा तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा। यस सर। आ रही है बात समझ? तो 0.6 v हो गया। अब वही लगाते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये न्यूक्लियस है, रेस्ट पे था, इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इतनी है। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? ये कितना लिखूं? न्यूक्लियस की वेलोसिटी क्या लिखूं बेटा, बोलो। 0.4 हाँ, वे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये सही है, 0.4 v सही है ना? एकदम क्लियर। तो अब देखो, मोमेंटम लिख देता हूं मैं। मोमेंटम इनिशियल तो था mv, ठीक है। अब ये कितना ले गया? -0.6 mv। और ये कितना ले गया? 0.4 xv। हमें x नहीं पता कितना, v तो उड़ा देंगे सब जगह से, है ना। तो अब मेरे पास ये हो गया 0.4 xv इक्वल टू 1.6 mv, ठीक है ना। 1.6 ही हुआ ना। तो मेरे पास देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4v आ गई, 4m आ गई। एक बार यस चेक सर। कर लो, देखो आ जाएगा ऐसे। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देख लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13, a particle of mass m moving in the x direction with speed 2v is hit by another particle of mass 2m moving in y direction with speed v.
इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, याद रखना इनइलास्टिक, द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू, कितना परसेंट लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में। एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको, क्वेश्चन को समझ लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया सबने ये? यस सर। ठीक है, कोई ट्राई कर रहा है या मैं ही सॉल्व करके बताऊं? मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं तब तक। एक m मास है, ये 2v स्पीड से चल रहा है, एक 2m मास है, ये v स्पीड से चल रहा है। ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, ये x में जा रहा है, y में, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाता है इनके बीच में। अब उसने पूछा है कि परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ सिर्फ वो नहीं बताना है, लॉस परसेंटेज में कितना है ये बताना है। पहले क्या करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, वो है हाफ m इंटू 4v स्क्वायर, इतना तो इसका हो जाएगा, और हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो हाफ m को थोड़ी देर के लिए एक साथ रखते हैं, तो ये हो जाएगा 6mv स्क्वायर बाई 2, है ना। चाहो तो आप इसको 3mv स्क्वायर कह सकते हो, एक बार देख लेना अच्छे से ना। ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब आगे क्या करेंगे वो समझना। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व्ड है एक्स Yes, में भी sir. और वाई में भी। अच्छा, इनइलास्टिक कोलिजन होने के बाद ये 3m मास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बोलो। हाँ सर। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना था, 2mv, बोलो सही है कि नहीं है। यस सर। इसको मैं अगर 3m से डिवाइड कर दूं तो ये मेरी वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन आ जाएगी, बोलो हाँ ना। यस सर। ठीक है, वी वाई जो है वो भी यही आ जाएगा, देखो 2mv, इसका भी मोमेंटम 2mv है वाई डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय 3m कर दूं तो ये वी वाई आ जाएगा। मानते हो इस बात को? यस सर। तो जो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो है हाफ इंटू 3m इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, वी एक्स और वी वाई सेम है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इससे 2 से, तो ये हो जाएगा 3m इंटू वी स्क्वायर। यस सर। अच्छा, वी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं बेटा, देखो यहाँ पे 2/3, 4/9 भी। हाँ तो 4/9 आ जाएगा, तो मेरे पास mv स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा ओवरऑल। ये बात समझ रहे हो? हाँ ना तो बोलो। हाँ, 4/9, अच्छा यहाँ 4 भी लिखना है मुझे ना। हाँ सर। अब सही है, 2/3 था ना, स्क्वायर किया मेरे पास 4/9 आया, 9 का एक 3 कट गया तो 4mv स्क्वायर बाई 3 आ गया। ये मानते हो? यस सर। अच्छा, तो पहले की एनर्जी को मैं कह देता हूँ 3, तो अब की एनर्जी हो गई 4/3, ये मानते हो? सही है, ये 3 है तो ये 4/3 है। तो लॉस कितना हुआ, लॉस इन परसेंटेज, तो ये हुआ 3 माइनस 4/3 अपॉन 3 इंटू 100। गलत तो नहीं लिखा मैंने? बोलो। यस सर, सही है। तो ये 5/9 इंटू 100 आ गया। यस सर। अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट हो जाएगा ये? 50 के आसपास। 50 से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना, 50 से ज़्यादा हो जाएगा। 55 समथिंग होगा। हाँ, है ना, बिल्कुल सही है। तो है ना, वो देख लेते हैं ऑप्शन में, देखो यहाँ हमारे पास है 56% है, ये सही है।
Yes, sir. आगे आंसर यस सर। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन ये देखने के बाद कि आपको ये चीज़ लग रही है कि क्या इस लायक पढ़ पा रहे हैं हम कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट कर पाएंगे। अंदर से फीलिंग क्या आ रही है वो एक बार सोचना, मुझे नहीं बताओ तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इस बारे में सोचना है ना। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है, देखो कि अगर मान लो अभी नहीं पढ़ के बॉक्सिंग की तैयारी कर रहे होते तो एक तरीके से ये वो सारे बॉक्सर्स हैं जिनसे आपको लड़ना है आगे जाके। अब अपने आप को रिंग में इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए और ये देखो कि ये सब आपसे पिट रहे हैं कि पीट रहे हैं। अगर पीटते हुए दिख रहे हैं तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या इतनी मार खाने को तैयार हो, या आपको ऐसा लग रहा है हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, इनको तो हम कभी भी गिरा लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा समझो इस बात को, है ना। और ये तो सिर्फ जेई मेन है, एडवांस तक तो अभी पहुंचे ही नहीं हम लोग, है ना। तो अगर फंडामेंटल्स ठीक रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है। एक बार ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, 3 ब्लॉक है ABC लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था जो बहुत पहले जेई में आया था, है ना। उसका आंसर उस दिन ठीक भी बताया था आपने सॉल्व करके, है ना। जो मैंने होमवर्क में दिया था फिर आपने आंसर बताए थे उसके सही आ गए थे। ये भी उससे थोड़ा अलग है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 ब्लॉक तो सेम मास के दिख रहे हैं, देखो आपको A और B, M और M मास के हैं, और C जो है वो कैपिटल M मास का है। ब्लॉक A is given an initial speed v towards B due to which it collides with B perfectly inelastically, यानी A B से जाके टकराता है perfectly inelastic collision में। The combined mass collides with C also perfectly inelastically. 5/6 of the initial kinetic energy is lost in the whole process. जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका 5/6 लॉस हो जाता है। आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M बाय स्मॉल m। कैपिटल M ओवर स्मॉल m की वैल्यू क्या है। तो k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जैसे पहले किया था वैसे करें। करना तो देखो, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा एग्जैक्टली वैसे करें, बट करना काइनेटिक एनर्जी से ही है तो, है ना। है ना, एक स्ट्रेटेजी बनानी है, मतलब ये नहीं करना आपको कि देखो उस क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से डील कर रहे हैं। सबसे उससे पहले ये भी बातें हैं ना कि इलास्टिकली इनइलास्टिकली ये सब जो हो रहा है, दो कोलिजन है, दोनों परफेक्टली इनइलास्टिक है। यस सर। सबसे पहले ये दोनों टकराएंगे, क्या होगा कौन बताएगा। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले देखो ये वाला M जो है इस वाले M से जाके टकराया परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में। अब क्या होगा ये बताओ मुझे, कौन बता रहा है। ये इससे जाके टकराएगा, क्या होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद। कोई भी, सब लोग साथ साथ मूव करना स्टार्ट कर सब लोग देंगे। कहाँ हैं बेटा, 2 ही तो हैं सब लोग हाँ इतने। मतलब हाँ मतलब भाई दोनों भाई। हाँ तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी कंबाइंड वेलोसिटी, ये बताओ। 2 इक्वल मास अगर एक हो जाए मिलके, v/√2 होगा। कैसे बेटा v/√2 कैसे होगा। अगर हम इनिशियल मोमेंटम कंजर्व करो ना बेटा। देखो ये दोनों टकरा के एक मास बन गए 2m, इसकी वेलोसिटी मान लो x है, तो 2mx किसके बराबर होना चाहिए। vm plus 0। हाँ mv के बराबर होना चाहिए, तो x बराबर v/2 नहीं आ जाएगा, यस सर। ठीक है ना। तो मैं जो आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस लेवल पे ना, वहाँ पे आपको ये बात देखते ही समझ में आ जानी चाहिए कि अगर ये जाके उससे टकराता है, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो टकराते ही स्पीड आधी हो जाएगी।
उससे क्या होगा, एग्जाम में टाइम बच जाएगा हमारा। एनीवे तो अब हमने कहा कि मोमेंटम जो है हमारे पास वो तो अब इतना है कि 2m जो है वो लेकर कितना चल रहा है मोमेंटम mv, कितनी स्पीड से, v/2 से, है ना। अभी तो मोमेंटम पे ही खेलते हैं। उसके बाद ये इसके साथ मिल गया जाके, ये बात समझ, इसके साथ मिल गया तो टोटल मास कितना हो गया अब हमारे पास, 2m प्लस प्लस m 2m है ना, इनटू v डैश कह देते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो ये बराबर अभी भी mv Yes. होना चाहिए, मोमेंटम तो इतना ही है देखो, सही है। हाँ सर। अच्छा फिर समझो कि इससे जो v डैश आया हमारे पास वो कितना आ गया, वो ये आ गया mv ओवर m प्लस 2m, ये सही है। अच्छा उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि सिस्टम का मोमेंटम अभी भी कितना है, ये जो m प्लस 2m का सिस्टम बन गया इसका मोमेंटम अभी भी कितना है, mv है। मानते हो इस बात को? mv। अच्छा Yes, ये sir. बात मानते हो क्या, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास। Yes, sir. तो Yes, क्या मैं sir. इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी को ये लिख सकता हूँ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m प्लस 2m? हाँ ना बोलते चलना। Yes, sir. अच्छा हाँ सर, हाँ सर। उसने कहा है 5/6 एनर्जी लॉस हो गई, तो बची कितनी बेटा मेरे पास, 1/6. 1/6 ऑफ हाउ मच, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलते रहना देखो, 4 Yes, आंसर आ गया ना sir. सर? अरे आंसर छोड़ो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ Yes, रही? sir. यस सर, सर यस एक सर। बार ये- फिर से, फिर से, हाँ कहाँ से बेटा फिर से बताऊं? सर यही जो भी इससे पहले बस वाला इतना ही पार्ट ये वाला। हाँ यस देखो यहाँ तक समझ गए थे, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m लिख के हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिख दी, सही है ना। यस सर। अच्छा अब उसने कहा कि द एनर्जी 5/6 ऑफ द एनर्जी हैज बीन लॉस्ट, है ना। सर अगर हर कोलिजन पे हो रही है या सिर्फ नहीं फाइनल? बेटा, टोटल सिस्टम की एनर्जी जो थी ना, उसने देखो ओके ये सर। उसमें स्टेटमेंट पढ़ो ना, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, एक मिनट है ना, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ये गया है ना, द कंबाइंड मास कोलाइड्स आल्सो परफेक्टली इलास्टिकली 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द होल प्रोसेस, है ना, ओके सर। इन द होल प्रोसेस, है ना। तो अब जो हमारे पास बची एनर्जी वो 1/6 है, ये कह सकते हैं। तो दिस एनर्जी इज 1/6 ऑफ द इनिशियल एनर्जी, ये हमने इक्वेट कर दिया देखो, ये हाफ m उड़ा देंगे अब हम, ऐसे इसको उड़ा देते हैं यहां से, ये v स्क्वायर गायब हो ही चुका है हमारा, यस सर। तो 6 छोटा m इक्वल टू m प्लस 2m, ये सही है। यस सर। तो 4 छोटा m इक्वल टू बड़ा m, तो बड़ा m बाय छोटा m इक्वल टू 4 आ जाएगा। यस सर। भाई ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ देखो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद या सॉल्व होता देखने के बाद ये समझना कि क्या ये मुश्किल है कहीं से भी, या कुछ ऐसा है जो हमने डिस्कस ही ना किया हो, या ये कॉन्सेप्ट पढ़े ही ना हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, देखो होता क्या था मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग जेई की प्रिपरेशन करते थे उस टाइम पे हमें ये पता ही नहीं होता था कि जेई में कितने मुश्किल क्वेश्चन तक आ सकते हैं, मतलब देयर वाज नो लिमिट टू द डिफिकल्टी लेवल जहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है। तो हमें जिस जिस तरह की बुक्स अटेम्प्ट करने को कही जाती थी, आजकल उन बुक्स का कोई नाम भी नहीं लेता। क्यों? एक एक अपर कैप लगा दी गई है क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे। अब ये जब से जो आपका एनटीए बना है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो इसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। ये लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को बेस बनाते हैं, और जो एनसीईआरटी कहता है उसी के हिसाब के क्वेश्चन जो है ये जेई मेन में पूछते हैं। जेई एडवांस में तो अभी भी फिर भी ठीक क्वेश्चन आते हैं। तो उस वजह से क्या है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो ही नहीं सकते। अब इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो आप? चलो ठीक है ना, मतलब देश के लिए खराब है। देखो मैं तो मानता हूँ कि क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए कि लोग उसको देखते ही सुसाइड कर लें, इस बात को समझना।
उससे क्या होगा, जो आईआईटी में लोग पहुंचेंगे वो ऐसे होने चाहिए जो आईआईटी के लायक हो। ठीक है, बट वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैटर नहीं करता ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये मानती है कि नहीं, एटलीस्ट जो नॉन आईआईटी कॉलेजेस में लोग जा रहे हैं, जेई मेन के थ्रू जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान ना किया जाए। वो उनका अपना सोचना है। तो फ़ायदा क्या उठाना है, आपको पता है क्वेश्चन मुश्किल नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर क्वेश्चन मुश्किल नहीं आ रहा है तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल देखो आप कितना है। बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन समझ के ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप अभी तक कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, कहीं कोई ऐसी मैथ्स लगी जो हमें नहीं आती हो? खुद सोच के देखो। हमने क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, प्लस माइनस किया है, परसेंटेज लिया है, ये तो वो बचपन वाले ही काम कर रहे हैं। बस वो जो प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं वो आपको ठीक समझ में आना चाहिए, तो इक्वेशन आपकी सही हो जाए। इसलिए प्लीज़ फंडामेंटल्स को समझो। एक बार मुझे ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, जेई मेन आपके लिए बड़ी बात नहीं है, जेई मेन आराम से क्लियर कर लोगे, तो हम एडवांस की बात कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लो मैं इसी पॉइंट पे आपको एडवांस लायक क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर दूं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, देखो है ना, आप सोचोगे नहीं इससे अच्छा कुछ और ही कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वो वाला काम नहीं करना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये बुक सबके पास है ना, इसका सॉफ्ट कॉपी मैंने भेजी थी शायद आपको कभी। ये जो अरिहंत वाली बुक है, ये है सबके पास? सर मेरे पास नहीं है। चलो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा इसको, है ना, ग्रुप में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और यस सर। सिर्फ बैठ के इसके क्वेश्चन जो है, बस ये जेई वाले क्वेश्चन जो है, अच्छा बहुत टाइम ना मिले तो इतना कर लो कि 2012 ऑनवर्ड्स या पिछले 10 साल ले लो, 2010 ऑनवर्ड्स, ये 2019 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, 20 वाले अभी इसमें ऐड नहीं हुए हैं, तो 9 साल के क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट कर लो, इतना तो कर सकते हो। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या चल रहा है और उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। ये कर लोगे तो एडवांस की बात करना आसान हो जाएगा। देखो एक दिन में कितने करने, हाँ ये भी तो बड़ी बात है। देखो जितने हो जाए उतने कर लो। अब मैं कहूँ कि नहीं, है ना, मतलब 35 क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि 34 होने पे जहर खा लोगे। मेरी बात समझो, ठीक है ना, जितने हो जाएं कर लो, बट एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन तो कर ही लो। पक्की बात है ना। तो एक एक मिनिमम का नंबर लगा लो कि हाँ कम से कम 10-15 क्वेश्चन करने हैं, है ना। ज़्यादा करना चाहते हो ज़्यादा कर लो, अगर टाइम मिल पाता है आपको उतना, तो बट एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन तो करने चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, क्वेश्चंस की एक वैरायटी होती है। अगर आपको ऐसा लगे कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है वही काम क्वेश्चन नंबर 5 में किया है, तो उसे स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको पढ़ते ही लगे कि इसमें कुछ भी नया प्रैक्टिस करने को नहीं मिलने वाला है, तो वहाँ स्किप कर दो आप। वो आपके अंदर धीरे धीरे अपने आप से वो बात जो है वो आना शुरू हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे भाई। यस सर। चलो अगला चैप्टर Yes, हमारा sir. रोटेशन है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लो, है ना, फिर रोटेशन पढ़ना शुरू कर दो। कितने लोगों के स्कूल में हो गया है रोटेशन? सर मेरे हो गया। अच्छा, और किसी के सर स्कूल मेरे में भी। हुआ? आपके भी हो गया? अच्छा, और किसी के? सर मेरे भी। अच्छा, बाकी क्या स्थिति? नहीं सर, सर अभी मेरे तक भी हो गया। ओके। देखा भी नहीं अभी तक अच्छा, अभी तक पहुंचे ही नहीं वहां तक? ना। अच्छा अच्छा, जिनके स्कूल में रोटेशन हो गया है वो ये देखना स्कूल वालों ने कितना कराया है ना, और हम लोग कितना, क्योंकि ज़मीन आसमान का अंतर होता है अगर ढंग से रोटेशन पढ़ा जाए तो कोई भी एक ये जिम्मेदारी ले लो कि अपने स्कूल के नोट्स बनाते हो बेटा आप लोग? यस सर। नहीं, जिन्होंने रोटेशन हो गया उनकी बात कर रहा अच्छा, हूँ। ओके सर, ओके सर। नो सर। नोट्स नहीं बनाते हो? क्या करते हो, स्क्रीन देखते रहते हो बस बैठ के? सर मतलब सारा हम लोग के पास सारा मटेरियल है, लाइक स्कूल वालों ने दिया हुआ है पहले पहले से से। दिया हुआ? अच्छा, तो हाँ। एक जो जो मटेरियल स्कूल ने दिया है वो सॉफ्ट कॉपी में ही होगा ना? हाँ सर। हाँ, तो है ना, उसको एक बार मेरे साथ शेयर कर लेना, है ना, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि स्कूल ने पढ़ाया कितना है आपको, है ना। तो मैं उससे हाँ डबल सर ओके। पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि स्कूल ने जितना पढ़ाया मैं उससे 4 गुना नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो स्कूल ने जितना पढ़ाया मैं उसका डबल करा दूंगा अभी के लिए, है ना। फिर जब हम लोग वो मेन वाला लेवल कवर कर लेंगे तो फिर एडवांस की बात कर लेंगे। तो मुझे कोई भी एक अपना स्कूल का मटेरियल जो है वो ग्रुप पे डाल देना, मैं देख लूंगा उसको, है ना। ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू सर। सर।
थैंक यू सर। चलो है ना, अगली क्लास फ्राइडे में हमारी।